हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेधा गुरु में। और मैं हूं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो मैटर से ही बना हुआ है? आइए हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर आखिर होता क्या है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके आसपास सराउंडिंग में है, सारा कुछ मैटर ही है। हमारा जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो भी मैटर से ही बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि मैटर का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तब हम कहते हैं कि वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये पेन का भी मास है, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक मैटर है। तो चेयर, टेबल, ये बोर्ड का भी मास है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, मैटर है। अब लिक्विड की बात करें तो वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये सारा का सारा सबके पास कुछ ना कुछ मास है, सबको ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अब हम गैसेस की बात करें तो भले गैसेस हम देख नहीं पाते बट स्टिल हम फील तो कर पाते हैं। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, वो भी मैटर ही है। क्यों? क्योंकि गैसेस के भी मास है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ मास होता है, बिना मास का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो पहले के टाइम में मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एक था लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। अब पहले के इंडियन फिलोसफर का मानना था कि मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, तो उनका मानना था कि 5 एलिमेंट, जिसको पंच तत्व कहा गया था, इससे मिलकर बनता है कोई भी मैटर। और वो 5 एलिमेंट क्या क्या है, वो है एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ। ठीक है। तो लेकिन अब मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि मैटर को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में? मैटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी मैटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उस मैटर का अपीयरेंस कैसा है, उस मैटर को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो कैसा चेंजेस शो कर रहा है, उसमें अगर प्रेशर लगा रहे हैं तब उसमें कैसा चेंजेस शो कर रहा है। तो अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो सारा कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वो जो मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, किस एटम से बना हुआ है, उसमें कौन सा एटम है, कौन से मॉलिक्यूल्स है उसमें, वो सारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, कि आखिर मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है। हम अपने आसपास सराउंडिंग में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। लेकिन अब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न था पहले के टाइम में। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास माइक्रोस्कोप्स है तो हम देखकर बता पाते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। तो भले दिखने में हमको कोई भी सब्सटेंस यूनिफॉर्म दिखता है, कुछ अनयूनिफॉर्म भी दिखता है ना। जैसे सैंड की बात करें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। अब इस ग्लास की बात करें तो ये हमको यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, ये बोर्ड भी हमको यूनिफॉर्म दिख रहा है, लेकिन कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ना कि लेट सपोज कोई 13 या 14 फ्लोर का बिल्डिंग है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि उसका सबसे छोटा यूनिट जिससे वो जुड़ कर बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? तो वो होगा उस बिल्डिंग का क्या, ब्रिक होगा, है ना। ब्रिक ही जुड़ कर बनता है। ठीक उसी तरह से कोई भी मैटर
छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़कर बनते हैं। अब वो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे है, किस तरह का अरेंजमेंट है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर है, कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो जैसे कि सैंड हो गया या फिर मान लीजिए कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो घुल जाते हैं इसमें। तो ठीक उसी तरह से कोई भी मैटर, ये वाटर की ही बात करें ना, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बने हैं। तो अब ये पार्टिकल्स का नाम क्या होगा? तो इन पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब आप लोग चैप्टर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये समझा कि कोई भी मैटर छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। भले ही उन पार्टिकल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट हम लोग माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं, है ना। अब जानते हैं कि उन पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। बट स्टिल पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फॉलो होगा कोई भी, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, वो लिक्विड हो, वो गैस हो, लेकिन उन सब के जो पार्टिकल्स है, वो सारे पार्टिकल के पास ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स मैंडेटरी है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज, जिनको हम लोग नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, है ना। इसके लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। स्पेस है, इस तरह का यूनिफॉर्म नहीं है कि एक भी जगह ना हो। भले हमको दिखने में ये दिख रहा है कि यूनिफॉर्म है, बट स्टिल इनके बीच क्या है, स्पेस है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो बहुत मूव करते रहते हैं। हमको ये भी पता है ना कि सॉलिड में तो हमको मूवमेंट नहीं दिखता है ना। अगर मान लीजिए ग्लास टेबल पे कहीं भी रखा हुआ है, तो ये मूव खुद से तो नहीं करेगा। जब तक हम लोग इसको मूव नहीं करेंगे, तब तक तो ये मतलब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं दे रहे, तो कोई सॉलिड चीज़ नहीं मूव कर सकता। बट स्टिल मैं कैसे कह रही हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, इसका ये मतलब हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, भले उनका मोशन नहीं हो रहा, बट स्टिल उनका वाइब्रेशन होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। सॉलिड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी वो इजिली मूव नहीं कर सकता। और गैस की बात करें तो अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तभी ना वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ये चारों है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। लेकिन भाई अब कितना छोटा है ना। हम बोल दिए कि एटम जो है बहुत छोटा है, लेकिन कितना छोटा है, तो चलिए इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 ग्लास वाटर ली हूँ। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा। और 1 ग्लास वाटर में मैं 1 ड्रॉप उजाला का डाल रही हूँ। ठीक है, आप लोग इंक भी डाल सकते हैं या टर्मरिक भी डाल सकते हैं, और ये टेस्ट आप लोग घर में खुद से भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1 ड्रॉप उजाला का मैं डाली, तो इसमें आपको दिखेगा कि वाटर का पूरा कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। पर्पल कलर का दिख रहा है। अब मान लीजिए कि इसी ग्लास में से मैं 5 ml इस ग्लास में डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट डालूंगी, तो आपको दिखेगा कि ये वाटर का भी ग्लास क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका भी कलर चेंज हो गया, है ना। अब इस ग्लास से लेट सपोज एक और ग्लास है वाटर का, इसमें मैं थोड़ा अमाउंट डालूंगी, तो आपको दिखेगा कि इसका भी जो कलर है वो चेंज हो गया, है ना। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ, बट स्टिल चेंज तो हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मैं 1 ड्रॉप उजाला की बात करी थी ना, तो 1 ड्रॉप उजाला में आप सोचिए कि कम से कम मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल है, तभी तो इस ग्लास वाटर में सारे जगह वो मिक्स हो गए, है ना। पूरे के पूरे जगह मिक्स भी हो गए, और साथ ही साथ इनको जब मैंने थोड़ा अमाउंट प्योर वाटर में डाला, तो वो भी क्या हुआ, इसमें भी पूरा मिक्स हो गया,
है ना। तो इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं और वो क्या करते हैं, किसी और सब्सटेंस के साथ वो मिक्स हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही छोटे हैं एंड दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अगर मैं बात करूँ एक ड्रॉप वाटर में ना, तो एक ड्रॉप वाटर में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 10 टू द पावर अप्रॉक्स 21 पार्टिकल होते हैं। तो आप समझ लीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा, वो भी एक ड्रॉप पानी में। तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स है ना, ठीक है, हमें पता है कि सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड में हालांकि स्पेस उतना ज़्यादा नहीं होता बट स्टिल स्पेस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। ये सबसे पहले किसने देखा था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा है, ठीक है। तो हम सॉलिड की बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, बट स्टिल एटम्स जो होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो स्पेस तो यहाँ पे रहेगा ही। अब लिक्विड की बात करें तो इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और वही बात करें गैसेस की तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। कौन सा स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, इनको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन एक ग्लास पानी लेंगे हम, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ग्लास वाटर लिए हम और इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, ठीक है, लाइक एक स्पैचुला सॉल्ट डालेंगे इसमें। तो आपको पता है कि सॉल्ट कैसा नेचर का है, ये सॉलिड है और ये वाटर क्या है, लिक्विड है। तो क्या लगता है आपको, ये मिक्स हो जाएगा? तो ये आप सबको पता है कि ये मिक्स हो जाएगा, है ना, इसको मिक्स करेंगे तो। और हाँ, मिक्स करने से पहले आपको यहाँ का लेवल चेक करना था कि ये वाटर का लेवल कहाँ है, ठीक है। और जब इसको मिक्स कर देंगे ना, तो उसके बाद भी हम लोग चेक करेंगे कि इसका लेवल क्या है। तो जब मिक्स करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो इसका लेवल था वो एज इट इज़ रह गया, मतलब उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग सॉलिड डाले, कुछ चीज़ इसमें डाले तो लेवल ऊपर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है ऐसा? तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड क्या है, इसमें स्पेस है ना। तो जब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो ये स्पेस के बीच में ये चला जाता है ना, और ये इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो आपको समझ में आया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास क्या है, स्पेस है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये मोशन वाला तो आप अभी तुरंत देख लिए हैं, है ना, जो हमने उजाला के साथ किया, उसे मैं जब डाली तो वो खुद ब खुद खुल रहा था ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं उनका कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, और किसी भी चीज़ का मोशन होता है तो क्या होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाए क्या होता है, तो एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी का भी सब्सटेंस का एनर्जी हो रहा है उसके मोशन के कारण, तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पार्टिकल्स के बीच भी क्या है, मोशन हो रहा है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी है, वो खुद ब खुद मिक्स हो गया, है ना। तो क्या बोले कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। अब सॉलिड की बात करें तो मोशन उतना फास्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके पास रिजिड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। अब लिक्विड की बात करें तो इसमें मोशन थोड़ा फास्ट होता है सॉलिड से। अब गैसेस की बात करें, जैसे हम लोग इंसेंस स्टिक अगर कहीं बर्न करते हैं रूम में, तो जब हम लोग बर्न नहीं करते तब उसका स्मेल नहीं आता, बट स्टिल इसके अंदर एटम्स है, पार्टिकल्स है। लेकिन जब हम लोग उसको बर्न कर देते हैं तब ये कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में। अब गैसेस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मूवमेंट उनका फास्ट होता है। तो उसका आपको पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स का स्पेस भी, इंटर पार्टिकल स्पेस भी बहुत दूर दूर रहता है। तो वो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, जो कि अगेन उनका स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ वो मिक्स करके और मूव करके हमारे तक आ जाता है उसका स्मेल, है ना। और उसी तरह से गर्म खाने का भी स्मेल हमको आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिक्स हो जाता है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, है ना। अब ना एक पॉइंट आता है, डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी दो सब्सटेंस का मिक्स करते हैं, वो भी वो खुद से जब मिक्स हो जा रहा है। लाइक ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा था, ये इंक खुद ब खुद मिक्स हो जा रहा था ना। तो वैसे ही किसी दो सब्सटेंस को जब मिक्सिंग होता है बाय देयर ओन, देन इट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़न।
अब डिफ्यूज़न किस पे डिपेंड करता है ना, तो बेसिकली टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए चीनी को मैं घोल रही हूँ वाटर में, ठीक है, अब उसी वाटर को मैं गर्म करके जब चीनी को घोलूँगी तो वो फास्ट जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, जल्दी मिक्स हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। और आपको ये भी पता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब लिक्विड में उससे थोड़ा कम, मतलब इंटरमीडिएट, और सॉलिड में बहुत कम होता है डिफ्यूज़न। लेकिन अब पूछा जाए कि सॉलिड में कैसा डिफ्यूज़न होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि लाइक जो बोर्ड होता है ना, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड में जब हम लोग चॉक से लिखते हैं, लाइक कुछ भी लिख दिए और कुछ दिन के लिए आप उसको छोड़ दिए, तो आप कुछ दिन के बाद आएंगे और जब उसको रब करेंगे ना तो वो इजीली रब नहीं होता है। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो उसका ये मतलब हुआ कि जो चॉक के जो पार्टिकल्स थे वो ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज हो गए, उसके साथ वो मिक्स हो गए, इसी कारण वो इजीली रब नहीं हो पाता। तो इसका मतलब डिफ्यूज़न होता है सॉलिड में, भले कम होता है बट स्टिल उसमें भी होता है, भले स्लो होता है, और गैसेस में फास्ट होता है। अब आ जाते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसको तो आप लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ ही सकते हैं। लेट सपोज आप चॉक लिए और एक आयरन का बॉल लिए। अब चलिए उसको हथौड़ा से दोनों को पीटे, तो इसको पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, है ना। मेटल्स होते हैं हाईली मेलिएबल, है ना, वो भले ही अपना शेप चेंज कर देगा बट वो टूटेगा तो नहीं। लेकिन चॉक ये क्या है, ये तुरंत टूट जाएगा, भले ही दोनों सॉलिड है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक इंटर पार्टिकल, मतलब दो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो एक दूसरे के पास में रहते हैं। और लिक्विड की बात करें तो उनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और इन कंपेयर टू सॉलिड उसका कम होता है। और गैसेस का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और हाँ देखिए, जैसे कि ये सॉलिड बोर्ड है, तो इसमें अगर मैं हाथ डालूंगी, हाथ ऐसे करूंगी, तो क्या होगा, भले मुझे चोट लग जाएगा बट इधर से उधर क्रॉस तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वाटर में क्या है, वाटर में हाथ डालते हैं, हम स्विम भी कर लेते हैं ईजिली, है ना। और एयर में तो चलिए हम इधर उधर कुछ भी कर लेंगे, कोई फोर्स हमको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या प्रूफ होता है? इससे यही प्रूफ होता है कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में बहुत ही कम होता है, लाइक हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। तो मेजर 3 स्टेट तो आप सबको पता होगा, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। लेकिन स्पेशल कंडीशन पे 2 और स्टेट हमको मिला है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड दूसरा है बोस्ट-आइंस्टीन स्टेट। तो इन दोनों को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बट स्टिल हम इनका ब्रीफ दे देंगे आपको, और बाकी तो डिटेल में हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड के बारे में आप सबको पता है ना कि सॉलिड हम बिना फोर्स लगाए उसको मूव नहीं कर सकते, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच रिजिड अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। इनके आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत पास में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। और लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। और हम बात करें स्पेस की, तो इसमें स्पेस मिनिमम है और इसमें इंटरमीडिएट है, और इसमें स्पेस क्या है, मैक्सिमम है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मास। तो सॉलिड का मास कैसा होता है? तो आप सबको पता है कि किसी भी सॉलिड का मास, लाइक अगर मान लीजिए ये सॉलिड है तो इसका भी मास फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है ना। अब बात करें लिक्विड की, ठीक है, इसमें मैंने जो भी लिक्विड रखा है इसका मास फिक्स्ड होगा। अगर मान लीजिए इसका वेट तो कुछ और होगा, ठीक है, ये बीकर का, लेकिन इसका मास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब इसी वाटर को जब मैं किसी और चीज़ में रख देती हूँ, लाइक बकेट में रख दूँगी, तब भी इसका मास क्या है, फिक्स्ड रहेगा, है ना। और बात करें गैसेस की, तो गैसेस का भी मास क्या होगा, जितना अमाउंट लेंगे गैस का तो उतना अमाउंट का तो मास
फिक्स्ड रहेगा। अब भले ही उस गैस को आप लोग कहीं पे भी रखिए। चलिए, तो मास से सबका क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। तो फिक्स्ड को हम लोग डेफिनेट भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड या फिर डेफिनेट। तो लिक्विड के भी मास क्या होता है, डेफिनेट होता है, और गैसेस का भी डेफिनेट होता है। चलिए, मासेस की बात हो गई। अब बात करते हैं शेप की। तो किसी भी सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स्ड रहता है। इस बॉटल की बात करें तो ये क्या है, इसका शेप भी फिक्स्ड है ना। अब बात करें लिक्विड की, इसका क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब डेफिनेट होता है इसका शेप। अब बात करें लिक्विड की, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, इसको मैं फ्लोर पे गिरा दूंगी, ठीक है। अगर फ्लोर पे गिरा दूंगी तो इसका क्या कोई शेप फिक्स्ड रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। अब मान लीजिए कि आप इस बीकर में इस वाटर को रखें, ठीक है। अब इसी वाटर को आप मान लीजिए बकेट में डाल देते हैं, तो उसका शेप बकेट की तरह हो जाएगा, है ना। अभी बीकर का शेप है इसका, अब उसके बाद किसका शेप ले लेगा, बकेट का शेप ले लेगा। यानी कि किसी भी लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। तो नहीं फिक्स्ड रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं इनडेफिनेट। अब बात करें गैसेस की, ठीक है। तो गैसेस का भी क्या कोई शेप रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है। जिस कंटेनर में लेंगे तो उसका शेप वो ले लेगा। तो यानी कि गैसेस का भी होता है इनडेफिनेट शेप। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो आपको पता है, ठीक है, शेप फिक्स्ड है तो हम किसी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। अगर स्फीयर की वॉल्यूम बोले तो 4/3 πr³ होता है। तो वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का फिक्स्ड रहेगा, है ना, क्योंकि उसका रेडियस सेम रहेगा तो फिक्स्ड रहेगा। तो यानी कि वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनेट रहेगा। अब बात करते हैं लिक्विड की। अगर मान लीजिए आप 10 ml लाइक 20 ml पानी लिए इस बीकर में, तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब इसी वाटर को आपको इसी बड़े ग्लास में डाल दीजिए, तब भी क्या होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, 20 ml ही रहेगा। तो यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, दैट इज डेफिनेट। अब बात करें गैसेस की, तो गैसेस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता है ना। क्योंकि आपको पता है कि गैसेस छोटा अमाउंट भी रहेंगे तो वो पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उनके बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका मोशन भी होता है बहुत, और इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है वो, जितना स्पेस उसको मिलता है। अब बात करें डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि कितने कम वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास है उसका, है ना। तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली सॉलिड का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। अब बात करें लिक्विड की, तो सॉलिड से ऑब्वियसली कम होगा, दैट इज इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब बात करें गैसेस की, तो गैसेस का मास होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सॉलिड में क्या था कि एकदम सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में है ना, मतलब यहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। तो हम लिखेंगे सॉलिड में कैसा अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्ट। अब बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पास में रहता है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, नियर बाय रहते हैं पार्टिकल। और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फार अवे, ठीक है। अब बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर बाय देयर ओन। तो डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होगा, तो हमें पता है गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। इंसेंस स्टिक वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया अभी। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है गैसेस में। अब बात करें लिक्विड में, तो इसमें इंटरमीडिएट होगा, मतलब बीच में होगा।
अब बात करें सॉलिड में, भले थोड़ा बहुत होता है बट होता तो है, हम लोग लिखेंगे मिनिमम। मिनिमम डिफ्यूजन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। किसमें ज़्यादा कम होता है? तो आपको पता है कि सॉलिड में मैक्सिमम होता है। अब बात करें लिक्विड की, तो ये तो बीच में आ गया, इंटरमीडिएट फिर से हो जाएगा ये। और गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, लाइक हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम। ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपको पता है ना कि गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, मतलब उन पे जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तब वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। आपको पता है ना कि घर में जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस, वो भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। मतलब जो गैसेस हम लोग लेते हैं उसको हम लोग लिक्विफाई कर देते हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस से लिक्विड में, है ना, तभी हम लोग ज़्यादा अमाउंट स्टोर कर पाते हैं। तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो प्रेशर लगाएंगे तो उनके पार्टिकल्स जो है वो पास में आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब लिक्विड फिर से इंटरमीडिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। तो ये स्टेट क्या होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट को कब पता चला? तो जब साइंटिस्ट ने सोचा कि आखिर सन का कौन सा स्टेट है, ना ही वो पूरा का पूरा सॉलिड है, ना ही वो लिक्विड है, ना ही वो गैसेस है, तब वो कौन सा स्टेट है? तो मैं बता दूं, सन में या स्टार्स में, इन सब में नेचुरली प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करें सन की ना, तो आपको पता है सन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन जब होता है, जब दो हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम एटम बनाता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। तो जब भी कोई गैस हाई टेम्परेचर पर हीट होता है ना, तब गैस आयोनाइज्ड हो जाता है। गैस आयोनाइज्ड होने का मतलब ही है, क्या होता है कि एटम में से, ठीक है, आपको पता है गैसेस है तो एटम तो होंगे ही। तो एटम का एक जनरल आइडिया मैं बता दूं कि एटम के बीच होता है न्यूक्लियस, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम किसी गैस को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि इस एटम का क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकला तो ये नेगेटिव चार्ज, यानी कि प्लाज्मा स्टेट किस चीज़ का होता है? पॉजिटिव आयन का होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है, और इन दोनों का नंबर जो है वो इक्वल होता है, इसलिए प्लाज्मा स्टेट न्यूट्रल स्टेट होता है। लेकिन क्या अलग है गैसेस से? तो यही अलग है कि इनका जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लाइक लाख गुना ज़्यादा होता है गैसेस से। ठीक है। इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर ये बनता है। ये हो गया प्लाज्मा स्टेट। इसको सुपर एनर्जेटिक या फिर सुपर एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसा होता है? आयनाइज्ड गैसेस होते हैं, और नेचुरली सन और स्टार में होता है। अब इसको हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, इतना हाई टेम्परेचर। ठीक है। तो किस में होता है? प्लाज्मा टीवी में होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में। ठीक है। इसमें भी हम लोग गैस लेते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ से भी प्लाज्मा स्टेट क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। नियॉन साइन बल्ब, है ना। और लाइटनिंग के टाइम भी, लाइटनिंग के टाइम क्या होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा। जब क्लाउड्स टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है वहाँ से, तब क्या होता है? उस टाइम भी गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम भी हम लोग क्रिएट करते हैं क्या? वहाँ पे भी क्रिएट हो जाता है नेचुरली। कौन सा स्टेट? तो वो है प्लाज्मा स्टेट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये कौन सा स्टेट होता है? तो इस स्टेट के बारे में सबसे पहले हमारे इंडियन फिजिसिस्ट
सत्येंद्र नाथ बोस जी ने बताया था। ठीक है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। अब इसी आर्टिकल पर काम किए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर, और फिर ये प्रिडिक्ट किए कि एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये स्टेट हमें कब अचीव होता है? तो जब हम लोग किसी गैस को एकदम लाइक 0 केल्विन पर कूल करें, एब्सोल्यूट 0 पर, लाइक इसको ये भी बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर किसी गैस को कूल करेंगे तब हमें अचीव होता है ये स्टेट जिसको बोलते हैं बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं -273 केल्विन, लाइक कोल्ड कंट्री की बात करें लाइक रशिया की, है ना, तो इसमें क्या होता है वहाँ पे -15 डिग्री तक चला जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कम टेम्परेचर हमें चाहिए ये स्टेट पाने के लिए, है ना। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? -273.15। और आपको पता है गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, लिक्विड में थोड़े पास हो जाते हैं और सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे। तब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे के पास हो जाएंगे, तो ये बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टिविटी में क्या होता है, मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर बन गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स एकदम पास पास आ गए, यानी कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट कंडक्ट करेगा। तो ये होता है 5th स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं बोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। कि भाई हम लोग को पता है कि मैटर के 3 स्टेट मेजर तो होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके स्टेट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? तो चेंज करने के लिए 2 क्राइटेरिया होता है। पहला होता है बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर। किसी भी मैटर का अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तब वो मैटर अपना स्टेट चेंज कर देता है। और दूसरा कंडीशन है बाय चेंजिंग दी प्रेशर। तो आइए एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 प्रोसेस से कर सकते हैं, पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो चलिए सबसे पहले पहला इफेक्ट समझते हैं, दैट इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप सबको पता है ना कि आइस क्यूब फ्रिज से अगर हम लोग हटाकर बाहर रूम टेम्परेचर में रखते हैं तब क्या होता है, वो मेल्ट होने लगता है ना, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर में टेम्परेचर कम था और बाहर जब टेम्परेचर बढ़ गया तब क्या हुआ, बेसिकली क्या होता है ना कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो जब हम हीट देते हैं ना तो क्या होता है कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगते हैं, क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर लेता है, यानी कि सॉलिड से अब कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग क्या होता है तो आप लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच सॉलिड changes to liquid by heating। क्योंकि हीटिंग प्रोसेस से ही क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। अब जानते हैं कि फ्रीजिंग क्या होता है। तो फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग हीट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग कूल करते हैं ना, है ना। लिक्विड को, कोई भी पानी को अगर हम लोग रखते हैं फ्रिज में तब वो क्या हो जाता है, आइस क्यूब्स बन जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग वहाँ पे उसको कूल करते हैं। तो कूल करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाता है। तो लिक्विड में कम था, सॉलिड में ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होने का प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। तो व्हाट इज फ्रीजिंग? द प्रोसेस बाय विच liquid changes to solid by cooling, है ना। कूल करने से ही क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि कैसे हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप सबको पता है ना कि लिक्विड को अगर मान लीजिए कि पानी ऐसे फर्श पे भी गिरा होता है तो कुछ दिन बाद अगर हम लोग देखेंगे या कुछ देर बाद ही तो वो खुद ब खुद मतलब पानी जो है वहाँ से इवापोरेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवापोरेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब उसको हीट सराउंडिंग से या उस फ्लोर से उसको हीट मिलता है। तो हीट मिलने के बाद वो लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग को हीट देना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रोसेस को
क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट बाय हीटिंग, है ना, हीट करने से ही कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैस। अब अगर हम लोग उल्टा आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। आप सबको पता है ना, कि जब गैसेस जो है वो इवापोरेट होकर ऊपर जाता है तो क्लाउड ठंडा होता है ना, तो वो क्या होता है कि वो मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होके फिर लिक्विड बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैसेस जो है अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो यहाँ पे हमको कूल करना पड़ेगा, तभी जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस बाय विच गैसेस चेंजेस टू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि हम लोग गैसेस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, या सॉलिड से गैसेस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आप समझिए ना कि आपको पता है नेप्थलीन बॉल या फिर कैम्फर, कपूर जो होता है, कपूर को जलाते हैं तो वो तो सॉलिड होता है, उसको जलाते ही वो क्या होता है, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। या फिर नेप्थलीन बॉल की बात करें तो नेप्थलीन बॉल हम लोग कपड़ों के बीच में रखते हैं, है ना, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं तो क्या होता है, नेप्थलीन बॉल गायब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे लिक्विड जम गया या ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैसियस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जब गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मेल्टिंग तो हमको समझ में आ गया कि जिसमें सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है जब किसी मैटर को हम लोग हीट कर रहे हैं तो, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है वो मेल्ट होने लगता है लिक्विड में। आप सबको पता होगा आई थिंक कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और बात करें वैक्स की तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि इस टेम्परेचर पर ये आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगा। अब मेल्ट होके क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसका लिखेंगे डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which solid changes to liquid state upon heating at atmospheric pressure। यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक 1 प्रेशर के अराउंड ही है। इज कॉल्ड एज, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट समझ गए तो आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट भी आप समझ जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है। ठीक है, हम लोग पानी गर्म करते हैं तो तुरंत तो बॉयल नहीं हो जाता है, जब तक लिक्विड जो है अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं करता है तब तक लिक्विड बॉयल नहीं होता है। और आप सबको पता होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, that is the temperature at which liquid changes to gaseous state at atmospheric pressure, है ना। ATM पर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, अपॉन कूलिंग। यहाँ पे हम लोग कूल करते हैं तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड स्टेट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट,
है ना। और इसका एग्जाम्पल नेपथलीन बॉल या फिर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड अगर आप कोई लाइक ग्लास में अगर रखते हैं ना तो कुछ देर बाद ही वो इवापोरेट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में। तो ये हो गया सब्लिमेशन, कंडेंसेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और डिपोजिशन भी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं, जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और ये आधा भरा हुआ है क्या? पानी से, लिक्विड से, दैट इज H2O से, ठीक है। अब इस बीकर में आप रख देते हैं यहाँ पे थर्मोमीटर, ठीक है। ये आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस बीकर को हीट करना है। चलिए हीट भी कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं ना, तो आप सबको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि वाटर तब तक बॉयल नहीं होता है जब तक वो अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं कर ले, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो इससे इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और पहले टेम्परेचर कम था, अब इंक्रीज होके लेट्स सपोज जब 100 डिग्री सेल्सियस पर अचीव हो गया इसका टेम्परेचर, तब उसके बाद जब हम लोग हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, उसी हीट को बोलते हैं हिडन हीट, कि वो छुपा हुआ हीट है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब हम हीट करेंगे ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा है। हालांकि हम लोग हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हैं, बट टेम्परेचर यूज नहीं हो रहा है उसमें, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा हमको। तब वो हीट गया कहाँ? तो इसी हीट को बोलते हैं हिडन हीट। और इस हीट का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो लिक्विड के बीच पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अब कम करने के लिए ये हीट यूज होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, ताकि ये पार्टिकल अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सके और बाहर निकल सके, ताकि लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चला जाए, है ना। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका कि लेटेंट हीट आखिर होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो लेटेंट हीट इज अ हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। जब भी कोई स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस टाइम जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस हीट का क्या काम है कि उस मॉलिक्यूल के बीच, उस स्टेट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो कम करता है, ताकि वो अपने स्टेट से वो चेंज हो जाए दूसरे स्टेट में। तो ये बात थी लेटेंट हीट की। अब लेटेंट हीट बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब भला ये क्या है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होता है? जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में ना, तो आपको पता है ना, आइस क्यूब्स अगर हम लेते, तो जब तक आइस क्यूब अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव नहीं कर लेता, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, तब तक वो मेल्ट नहीं होता है लिक्विड में, है ना। तो जब वो अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लेता है बाहर, जैसे हम उसे रखते हैं, तो उसके बाद जब उसको हीट मिलता है सराउंडिंग से, है ना, जिस सरफेस पे उसे रखे हैं वहाँ से, तब क्या होता है? उसी हीट को बोलते हैं हिडन हीट। और वो हीट यूज होता है उस आइस के पास जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको अब वो कम करता है, और तभी जाकर आइस से अब कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड में, है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? हीट सप्लाई हम लोग कर रहे हैं, और इधर वाई एक्सिस है टेम्परेचर, ठीक है। पहले हम सॉलिड लिए, ठीक है, सॉलिड को हम लोग हीट किए, तो हीट करते करते टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, तो एक ऐसा पॉइंट आया, इस पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब जब ये सॉलिड अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव कर लिया ना, तो उसके बाद क्या होगा? अब जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, तो टेम्परेचर एज इट इज रह जाएगा, मतलब कांस्टेंट रह जाएगा। उसके बाद भी जब हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? ये कांस्टेंट रह जाएगा, और हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपना कम कर देगा, और ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे?
द हीट required to convert solid state to liquid state at atmospheric pressure. प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, ATM प्रेशर, at atmospheric pressure at its melting point. क्योंकि जब तक ये अपना मेल्टिंग पॉइंट अचीव नहीं करेगा तब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा अपने स्टेट से। तो इसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अब वो वेपर बनेगा, मतलब लिक्विड कन्वर्ट होके क्या बनेगा? वेपर में, वाटर वेपर या गैसियस स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, ठीक है, अब उसको आप हीट करें तो ये क्या होगा, हीट, ये लिक्विड क्या होगा, ये अचीव करेगा अपना बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कोई भी लिक्विड जब तक अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं करता तब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले ये अचीव कर लिया, उसके बाद हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट ही है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। उसके बाद हीट जो है वो यूज़ होता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, तब जाकर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैसियस स्टेट में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस यहाँ पे चेंज कर लेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन हो गया किसका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अगर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज आपके पास गैस है, ठीक है, आपको पता है ना कि कोई भी गैस होता है ना तो उसके पास इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, दो पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। तो मान लीजिए किसी गैस में हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेशर लगा दिए इस पे, ठीक है, तब क्या होगा, तब गैस के पार्टिकल्स इधर उधर रैंडम मूव कर रहे थे, अब प्रेशर लग गया तो अब क्या होगा कि जो गैसेस है वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, है ना, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अब एक दूसरे के पास में आ गए। अब हम लोग और प्रेशर लगाएंगे तब क्या होगा, और भी पास में आ जाएंगे। तो अब पास में आएंगे तब क्या होगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा ना, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट। और एग्जाम्पल आपको इसका देख सकते हैं, जो कि एलपीजी गैस जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं तो वो भी एक्चुअली गैस होता है, लेकिन उसको हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और लार्ज अमाउंट हम लोग उसको स्टोर कर सकें, है ना। और सीएनजी जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि पॉल्यूशन फ्री होता है और वो हम लोग को यूज़ भी करना चाहिए। अब हम लोग धीरे धीरे उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो ये हो गया, उसमें भी क्या होता है कि नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं, तो कंप्रेस्ड करने का मतलब प्रेशर लगा रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स अब पास में आ गए, यानी कि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया है ना। तो अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड में अगर और प्रेशर लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड भी हो जाएगा, है ना। तो ये था इफेक्ट प्रेशर का स्टेट ऑफ मैटर पे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर कॉमन चीज़ की बात करें तो आप सबको पता होगा कि दोनों में ही लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, लेकिन अब इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, चलिए उन पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इवापोरेशन की, तो इवापोरेशन होता है सरफेस फिनोमेना। क्योंकि चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। तो आपको पता है ना, लिक्विड है, कहीं पे भी मान लीजिए फ्लोर पे गिरा हुआ लिक्विड है, ठीक है, तो इसके बीच पार्टिकल्स होंगे, है ना, थोड़े थोड़े दूर पे होंगे, ठीक है। तो आपको पता है ना, जो सेंटर पे होगा, जो अंदर की तरफ होगा,
उस पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कि जो सरफेस पे है पार्टिकल, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए जो अंदर वाले पार्टिकल हैं उनको हर तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा क्योंकि हर तरफ है पार्टिकल्स, लेकिन सरफेस पे क्या है, सिर्फ नीचे की तरफ से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है इसको। तो यानी कि सरफेस पे जो होता है पार्टिकल उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट सरफेस इज लो, है ना। तो यही कारण है, ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि ये पार्टिकल जाना चाहेगा गैसियस स्टेट में, है ना। अंदर वाला तो नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला पहले अभी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है, तो जिसमें कम है वो पहले कन्वर्ट होगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना है। और वही बात करें बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो पूरा का पूरा जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाएगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सबका एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस वाला पहले बॉयल होता है उसके बाद नीचे वाला, ऐसा नहीं होता है, पूरा साथ में होता है बॉइलिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बॉइलिंग क्या है, इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इवापोरेशन जो होता है ये ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भले ही आप उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए हैं ना किए हैं, ठीक है, नहीं किए, देखिए अगर अचीव कर लिए तब तो वाटर बॉयल हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं किए उस लिक्विड का, तब क्या होगा, तब भी इवापोरेशन हमेशा होते रहता है। ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो देखिए आपको ये पता चला कि सरफेस पे जो पार्टिकल हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जब ये कम है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग से या अपने नीचे वाले पार्टिकल से क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा, एनर्जी अब्जॉर्व कर लेगा और उसी एनर्जी को ये यूज़ करेगा अपना पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, है ना। वो हीट एनर्जी अब्जॉर्व कर लेगा और अपना जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर लेगा। तो ये पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। अब ये दूर दूर हो गए, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमेशा होते रहता है। लेकिन देखिए वाटर हमेशा तो बॉयल नहीं होगा हर टेम्परेचर पे। जब तक वाटर अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं कर लेगा या कोई लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट नहीं अचीव कर लेगा, तब तक बॉयल तो होगा नहीं, तब तक लिक्विड से गैसियस स्टेट बनेगा नहीं। लेकिन इवापोरेशन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सराउंडिंग से ले लेगा हीट या अपने ही जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो अपने सरफेस से ले लेगा हीट, और हीट लेके वो हमेशा, जैसे कि आपको पता है ना कि वाटर अगर मान लीजिए आप किसी कप में अगर रखे हुए हैं, अगर बहुत दिन तक अगर उसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वाटर खुद ब खुद लेवल उसका कम हो जाएगा, या बहुत दिन बाद देखेंगे तो वो पूरा कप खाली भी हो जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है, लिक्विड से क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म। वहाँ पे तो हम बॉयल नहीं करते उसको। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करें बॉइलिंग, तो ये विगोरस प्रोसेस है और आपको पता है जब भी बॉइलिंग होता है तो लिक्विड में क्या बनता है, बबल्स बनता है, तब जाकर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। अब बात करते हैं जब भी इवापोरेशन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। मैंने अभी क्या बताया कि जो भी पार्टिकल सरफेस पे है वो हीट एब्जॉर्व कर लेता है अपना सराउंडिंग से, अपना सरफेस से एब्जॉर्व करके वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। तो जब हीट ही यहाँ से सराउंडिंग से या अपने सरफेस से ले रहा है तो अंदर वाला जो पार्टिकल है वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर तो कम हो जाएगा क्योंकि उसका वो टेम्परेचर ले लिया है। तो ये कॉमन सी बात है। तो जब भी इवापोरेशन होता है टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है। लेकिन जब भी बॉइलिंग होता है तो आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लेटेंट हीट का, है ना। जब तक लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया तो उसके बाद जो हीट हम देते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है उसका स्टेट चेंज करने में, यानी लिक्विड से गैस हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं कि जब भी बॉइलिंग होता है तब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। जब भी लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जानते हैं इवापोरेशन को थोड़ा सा डिटेल में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इवापोरेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन है द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एनी टेम्परेचर
लेकिन बिलो किसका, बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, है ना। अब जानते हैं कि इवापोरेशन आखिर होता क्यों है। तो इसका रीज़न मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया। क्या बताया कि सरफेस पे जो होता है पार्टिकल्स, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर वाले पार्टिकल से कम होता है, और यही रीज़न है कि ये पार्टिकल क्या करता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हीट ये लेता है तो अपना सराउंडिंग को कूल करते हुए जाता है। तो बोलते हैं इट अकर एट ऑल टेम्परेचर एज द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस कीप स्किपिंग आउट, वो हमेशा हटते जा रहा है वहाँ से। क्यों? क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है गैसियस स्टेट में। बाई गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट, अपना सराउंडिंग से या फिर अब बोले जिस सरफेस पे रखे हैं वहाँ से वो एनर्जी लेके चला जाता है। तो आपको पता है ना, जैसे जब भी बारिश होती है तो गड्ढे वड्ढे में कहीं पे बारिश पानी जम जाता है, तो क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ से पानी हटाया तो नहीं जाता है, ठीक है हटाया जाता है कहीं कहीं से, लेकिन छोटे मोटे गड्ढे से तो नहीं हटाते हैं। तो हटाते नहीं, लेकिन वाटर गायब कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे होता है इवापोरेशन, है ना। कपड़े भी हम जब भिंगाते हैं और उसे जब सुखाते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है इवापोरेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। अब ठीक है, ग्लास में भी पानी रखेंगे तो कुछ दिन के बाद वो इवापोरेट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कि इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। जैसे जैसे हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ से लिक्विड स्टेट जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये इसीलिए होता है कि जब भी हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब उन लिक्विड के बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अब कम हो जाएगा। तो जैसे ही कम होगा तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए एक कप में पानी रखा हुआ है, दोनों में इसको हीट नहीं मिल रहा है, इसको हीट मिल रहा है, तो हीट मिल रहा है तो यहाँ पे इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्लो रहेगा। तो यानी कि हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि टेम्परेचर is directly proportional to evaporation। अब दूसरा फैक्टर क्या है? इट इज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना जल्दी वहाँ पे इवापोरेशन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 10 ml वाटर है, अब उस 10 ml वाटर को आप फ्लोर पे गिरा देते हैं और फिर से आप मेज़र करते हैं 10 ml वाटर और उस वाटर को आप रख देते हैं ग्लास में। तो आप बताइए कि दोनों में इवापोरेशन कहाँ फास्ट होगा, मतलब कहाँ पे पानी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा? तो ऑब्वियसली जो फ्लोर पे गिरा हुआ है पानी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फ्लोर पे देखिए, फ्लोर पे जो लिक्विड है वो पूरा फैला हुआ है ना, मतलब वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया ज़्यादा है यानी कि लिक्विड के ज़्यादातर पार्टिकल सरफेस पे है और सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी कि वो जल्दी से हीट ले लेगा अपना इन्वायरमेंट से और वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि सरफेस एरिया जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ पे इवापोरेशन भी फास्ट होगा। और ये एग्जाम्पल भी आप अपने घर में देखे होंगे कि जब भी कोई भींगा हुआ कपड़ा होता है ना, उसको जब हम लोग फैला के रखते हैं तब वो जल्दी सूख जाता है, और जब हम उसे फैला के नहीं रखते, ऐसे एक जगह रखते हैं, तब वो जल्दी सूखता है क्या? नहीं सूखता है। तो वहाँ पे इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, कि कितना मॉइस्चर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये बताता है ह्यूमिडिटी, है ना। हम बोलते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड है ना, तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर में, उसके एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। तो आप बताइए कि इवापोरेशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे इवापोरेशन स्लो प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इवापोरेशन में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। अब क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर ह्यूमिड है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो क्यों कन्वर्ट होगा इजीली? नहीं होगा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी is inversely proportional to evaporation, है ना। मान लीजिए कि ये पैक्ड है, मतलब यहाँ पे ह्यूमिड है तो यहाँ पे इवापोरेशन फास्ट नहीं होगा, लेकिन ये ओपन है तो ये यहाँ पे इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं विंड स्पीड, जहाँ पे हवा ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इवापोरेशन भी फास्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इसको हवा मिल रहा है तो यहाँ पे इवापोरेशन फास्ट होगा, और यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये एक और रिलेशन लिख सकते हैं कि विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब आते हैं आगे, अब आते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो इवापोरेशन कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट, इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया है कि जहाँ पे इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन के टाइम क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी, जो भी सरफेस पे होते हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग से, अपने सरफेस से, और वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। तो जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ का तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। तो इसी वजह से इवापोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि ये मटका में पानी ठंडा कैसे रहता है, इसका प्रिंसिपल भी क्या है? एक तो लेटेंट हीट तो होगा ही, और दूसरा इवापोरेशन। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि मटके में क्या होता है, होल्स होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इसमें पानी डालते हैं ना, तब क्या होता है, जो इस मटके के जो पास में जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो इवापोरेट हो जाएंगे, वेपर बन जाएगा, है ना। तो वेपर जब बनेगा तो क्यों बनेगा वो? तो वो हीट लेगा पहले। किससे हीट लेगा? तो अंदर वाले जो पार्टिकल होंगे लिक्विड से उससे हीट लेगा, या मटके से हीट लेगा, और ये क्या हो जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा। तो जब ये अंदर का पानी से हीट लेके जब बाहर निकल रहा है तो अंदर वाले का तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। तो यही कारण है कि मटके में पानी क्या हो जाता है? ठंडा रह जाता है। इसको पॉट भी बोलते हैं। और देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई सैनिटाइज़र है या फिर कोई एसीटोन है, आप उसको हाथ में लेते हैं, तब क्या होता है ना कि क्योंकि एसीटोन का जो ये वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब ये जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो जल्दी इवापोरेट होने के कारण क्या होता है कि वो जल्दी से क्या करता है, हीट ले लेता है मेरे हैंड से या इन्वायरमेंट से, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हीट ले रहा है तो यहाँ पे हाथ में तो हमको ठंडा फील होगा ना। तो यही रीज़न है कि इवापोरेशन जो है वो क्या कॉज करता है? कूलिंग इफेक्ट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हायर क्लासेस में, और अभी इसका यूज़ होगा आपको कन्वर्जन में। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या होता है? तो डिग्री सेल्सियस तो आप सबको पता है कि वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना हो तो हम डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, या किसी भी लिक्विड का भी बताना हो तो हम डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, या कहीं का टेम्परेचर हमें बताना हो, अगर कोई पूछे कि अभी रांची का टेम्परेचर कितना है तो आप बोलेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में हम ज़्यादा बताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टेम्परेचर का और भी यूनिट है? तो सबसे पहले बात करें कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? तो वो होता है केल्विन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल अभी यूनिट जो है टेम्परेचर का वो 3 है। क्या क्या? डिग्री सेल्सियस आप सबको पता है, एसआई यूनिट केल्विन के बारे में पता चल गया, और एक और यूनिट होता है जो कि फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में और आपको कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? या मान लीजिए आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, आपको अगर पूछे कि कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है। तो आइए जानते हैं क्या फॉर्मूला है।
तो स्टूडेंट्स पहले ये जान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 273.15 और 16 केल्विन, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। मान लीजिए आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आपको बस ऐड करने से आपको टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो आप माइनस करेंगे 273.15, तब आपको टेम्परेचर मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो इसको इजी करने के लिए ना, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कभी कभी 273 भी लिख लेते हैं, तब भी गलत नहीं होगा, बट स्टिल पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा, एक्यूरेट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं कि फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर स्केल है, फ़ारेनहाइट जिसको F0 से करते हैं रिप्रेजेंट, तो इनको सबसे पहले नाम किसने दिया था? जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, तो इनके नाम से ही है फ़ारेनहाइट। अब वाटर जो है वो फ्रीज कब करता है, किस फ़ारेनहाइट पे? तो वो है एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर कब बॉयल होता है, किस फ़ारेनहाइट पे? तो इट इज़ 212 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेल्सियस वाला तो आपको पता है, वाटर कब फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वाटर कब बॉयल होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिया हो फ़ारेनहाइट में और आपको कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये है फॉर्मूला, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, फिर ब्रैकेट में लिखना है फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। ये दो टेम्परेचर दिया हुआ है, इन दो टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो कैसे करेंगे? बस दो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फिर तो आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहले फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कर लेंगे आराम से। तो चलिए क्या फॉर्मूला था? डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर माइनस 32। तो चलिए करते हैं, 5/9 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट 68 माइनस 32, ये कितना हो जाएगा? 6 और 3, तो ये कट हो जाएगा, 9 4 जा 5 4 जा 20। तो डिग्री सेल्सियस कितना है? 20। ठीक है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? केल्विन में। तो कैसे करेंगे? तो आप सबको पता है कि केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस क्या हो जाएगा? 20 डिग्री, है ना। तो 20 कर देंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा 293.15, है ना। ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इट इज़ 112 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में ही दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस 112, तो बस इसको ऐड कर देना है, तो 0.15 रह जाएगा, 5 8 और 3, तो ये हो गया आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास मैटर इन आवर सराउंडिंग यही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप मिधा गुरु को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ऐसा ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।